हाँ हम लोग फिजिक्स में देख रहे थे वो, और आपकी मैथ की क्लास टाइम से 9 to 9:30 मैथ वाला टाइमिंग फिक्स रहेगी। नेक्स्ट हम लोग फिजिक्स 12 में इंटरफेरेंस के बारे में कुछ पढ़े थे क्या? थोड़ा उसी को हम आज कंप्लीट करते हैं। हमने इंटरफेरेंस आपको बताया था। इंटरफेरेंस एक ऐसी लाइट की इवेंट है, एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम मतलब यहाँ पे लाइट को रे नहीं मानते, पार्टिकल नहीं मानते, क्या मानते हैं? रे। तो आपको पता होगा लाइट का डबल नेचर, लाइट के पास दोनों नेचर है, वो पार्टिकल नेचर में भी है और स्पेशली किसी एक नेचर में आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम फाइनली वेव कह दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन होगा, और अगर वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, और अगर कंप्लीटली पार्टिकल कह दोगे तो इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा। लाइट दोनों देता है, तो लाइट के इंटरफेरेंस को समझने के लिए उसे क्या मानना पड़ेगा? वेव मानना पड़ेगा, और जबकि उसी के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए पार्टिकल मानना पड़ेगा, क्वांटा फोटॉन्स मानने होंगे। यहाँ पे हाइगेंस की थ्योरी चलती है, वहाँ पे प्लांक की थ्योरी चलती है। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं तो दिमाग में तो सेट हो जाना चाहिए कि लाइट क्या है? वेव है। इट इज नॉट पार्टिकल, इट इज वेव। कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगा और मीडियम में भी ट्रेवल करेगा। किसके जैसा ट्रेवल करेगा? ट्रांसवर्स वेव के जैसा। जैसा कि ट्रांसवर्स वेव चलता है ऐसे वो भी चलेगा। क्या स्पीड होती है? वैक्यूम में इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, बट ये मीडियम में एंट्री मारती है तो इसकी वेलोसिटी घट जाती है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाती है। जैसे कि वाटर में आपने देखा 2.5 × 10⁸ हो जाता है, ग्लास में 2 × 10⁸ हो जाता है। हाँ, मीडियम चेंज होने पर उसका एक चीज नहीं चेंज होता है, वो है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इसीलिए उसका कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि आपको हमने बताया था कलर डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इसीलिए लाइट का कलर चेंज, मतलब वो हवा से पानी में चला जाए तो रेड लाइट रेड ही रहेगा, उसका कलर नहीं चेंज होगा, उसकी एम्पलीट्यूड चेंज होगी, उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी, उसका वेलोसिटी चेंज होगा, बट उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, इसलिए उसका कलर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आए, इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेना ऑफ लाइट इन व्हिच द वेव नेचर ऑफ लाइट प्रमोटेड। मतलब आप अगर इस फिनोमेना को पढ़ते हो तो आप उसके वेव नेचर को प्रमोट कर रहे हो, वेव नेचर को सपोर्ट कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो कि लाइट एक वेव है। इंटरफेरेंस उसके वेव नेचर को जस्टिफाई कराता है। अब इंटरफेरेंस होता क्या है वो हमने बताया था कि इफ one light source create the light around it, then all point have few intensity of light. अगर आपके पास एक लाइट सोर्स है, एक बल्ब है, तो उसके अराउंड हर पॉइंट पे इंटेंसिटी आ जाएगी। अलग की बात है कि सोर्स के क्लोज में इंटेंसिटी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, और सोर्स के थोड़ा अवे होने पर इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। साफ वर्डों में अगर एक बल्ब जला दिया जाए तो उसके चारों तरफ उजाला आ जाएगा, रोशनी आ जाएगी। रोशनी मतलब एनर्जी उसके चारों ओर आएगी। ये अलग की बात है कि नजदीक ज्यादा आएगा और थोड़ा दूरी पे कम रोशनी आएगी। मतलब नजदीक पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी और दूर पे कम होगी, लेकिन होगी हर जगह, उसके चारों तरफ हर जगह। बट जब दो लाइट सोर्सेस लाइट वेव क्रिएट करेंगे, एनर्जीज क्रिएट करेंगे, इमिट करेंगे, तो म्यूचुअल ओवरलैपिंग के कारण फ्यू पॉइंट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी और फ्यू पॉइंट की इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? हमने बताया था कि द इंटेंस एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। जैसे यहाँ ज्यादा चमकता है या कम चमकता है, ये बात ये बता रहा है कि यहाँ एनर्जी ज्यादा और यहाँ एनर्जी कम। कम है तो कम चमकता है, ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा चमकता है। एनर्जी जहाँ नहीं रहती है अंधेरा हो जाता है। अच्छा, एनर्जी मतलब क्या? इंटेंसिटी। एनर्जी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। जहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है वहीं एनर्जी ज्यादा है, जहाँ इंटेंसिटी कम है वहाँ एनर्जी कम है। हम लोग तो एनर्जी फील करते हैं ना, जैसे आप तेज बोले तो हाई इंटेंसिटी, साउंड की हाई इंटेंसिटी क्रिएट हुआ तो हाई एनर्जी में है, मतलब ऊर्जा ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। हम धीरे बोलेंगे तो इंटेंसिटी स्लो, लो मतलब एनर्जी लो। तो एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है मतलब एनर्जी बढ़ गई, जब इंटेंसिटी घट जाती है मतलब एनर्जी, और इंटेंसिटी डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड के हिसाब से काम करता है। एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो इंटेंसिटी कम तो एनर्जी कम। मतलब एनर्जी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी और इंटेंसिटी डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड पे सब काम होता है, वेव के एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो आप जानते हैं स्मॉल ए द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में अपने मीन पोजीशन से कितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर या नीचे जा रहा है उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ज्यादा एनर्जी देते हैं तो एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलता है, कम एनर्जी देते हैं तो कम मिलता है। और बताया जा रहा है कि लाइट में हम समझना चाहें कि हाँ लाइट में ज्यादा उजाला क्यों है, ज्यादा रोशनी क्यों है, ज्यादा चमक क्यों है यहाँ, क्योंकि हाई इंटेंसिटी है। हाई इंटेंसिटी क्यों है? क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है। एम्पलीट्यूड मतलब वहां के पार्टिकल ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ज्यादा कूद रहे हैं। वहां पे अंधेरा क्यों है? क्योंकि एनर्जी कम है। एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी क्यों कम है? क्योंकि वहां का एम्पलीट्यूड कम है। मतलब वहां के पार्टिकल या तो रेस्ट में है या तो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हल्का हल्का जंपिंग करोगे तो इंटेंसिटी कम मतलब एनर्जी कम, और ज्यादा करोगे तो इंटेंसिटी ज्यादा मतलब एनर्जी। अब कहीं उजाला और कहीं अंधेरा में तो आप समझ ही गए हो उजाला और अंधेरा में क्या फर्क है। उजाला और अंधेरा में कुछ नहीं फर्क है। वो रूम अंधेरा इसलिए क्योंकि उस रूम के पार्टिकल अभी रेस्ट में है या तो बहुत हल्का सा वाइब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो इस रूम में उजाला इसलिए ज्यादा है क्योंकि ऑल पार्टिकल्स तेज वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर 2-3 बल्ब और जला दो तो उनकी और ज्यादा एम्पलीट्यूड आ जाएगी, और ज्यादा इंटेंसिटी आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। अब इस कंडीशन को अगर हम इंटरफेरेंस पे लाए, इंटरफेरेंस को समझे, ये कह रहा है कि जब एक बार एक लाइट होगा, एक लाइट सोर्स होगा तो अपने अराउंड मीडियम के पार्टिकल को हिला देगा कि नहीं? वेव्स क्रिएट कर रहा है, लहर की वजह से वो हिल जाएगा कि नहीं? जैसे आप रस्सी में इंपल्स देते हो, रस्सी हिल जाती है, ऐसे ये बल्ब क्या कर रहा है? मीडियम के पार्टिकलों को वाइब्रेट करा रहा है जिससे लाइट आ जा रही है। और बल्ब जब आप कर रहे हो तब सब रुक जा रहे हैं, मतलब अंधेरा हो जा रहा है। रुक गए मतलब अंधेरा, चलने लगे मतलब उजाला। अब अगर इसकी वोल्टेज ज्यादा रखोगे, हाई वोल्ट का रखोगे, हाई वाट का रखोगे तो तेज कराएगा, तो एनर्जी ज्यादा दिखेगी, ज्यादा चमकेगा। कम वोल्टेज का रखोगे, कम पावर का रखोगे तो धीरे धीरे हिलाएगा, तो एनर्जी आपको कम मिलेगी। लेकिन ये तो क्लियर है कि हम कितना छोटा सा बल्ब जलाएंगे, एकदम माइनर लाइट सोर्स रखेंगे तो उसके अराउंड वाइब्रेशंस तो होंगे और ऑल पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। अलग की बात है कि नजदीक वाले थोड़ा तेज करेंगे और दूर वाले थोड़ा, लेकिन हर जगह वाइब्रेशन होगा, हर जगह लाइट रहेगी, हर जगह एनर्जी होंगे, हर जगह इंटेंसिटी होगा। लेकिन जब दो लाइट सोर्सेस होंगे तो दोनों लोगों के वाइब्रेशन निकलेंगे, और जब दोनों के वाइब्रेशन निकलेंगे तो इस कंडीशन में वो परस्पर क्या कर जाएंगे? म्यूचुअली ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करते जाते दूसरे पे चढ़ जाना, भाई एक लहर यहां से आ रहा है और एक लहर इधर से आ रहा है, तो दोनों दूसरे पे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? जब ओवरलैप कर रहा है तो मीडियम का पार्टिकल तो फंस जाएगा, उसको तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम इसके वाले वाइब्रेशन को माने कि मान लीजिए यहाँ वाला हवा तो भी रुका था, पार्टिकल अभी रुका था, अंधेरा था, तब तक ये बल्ब जलाए, ये चल दिया। ये कह रहा है भैया हमारा एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, तुम 2 सेंटीमीटर का वाइब्रेशन करो, और 2 का कर रहा है, तब तक इधर वाला भी बल्ब जला दिए, ये भी पहुंचा, कह रहा है नहीं 6 का आप लेके आ रहे हैं, अब तू 6 का कर, तो उसी से मीडियम का पार्टिकल तो चक्कर कराएगा ना। अब ये कह रहा है 2 का करना है, ये कह रहा है 6 का करना है, तो ये तो डिस्टर्ब हुआ। अब ये ना तो इसकी बात मानेगा ना तो वो अपने रिजल्टेंट को मानेगा। क्या मानेगा? वो बोलेगा बताओ यार तुम का फेज क्या है? अगर ये 2 वाला पहुंचा और ये भी डाउन हो रहा था, और ये 6 वाला पहुंचा और ये भी डाउन हो रहा था, तो दोनों मिलके कितने चला जाएंगे? 8। या फिर ये अगर सेम फेज में ऊपर उठ रहा था और तब तक ये भी ऊपर उठ रहा था, और पार्टिकल दोनों उठाए तो कितना पहुंचाएंगे? 8। लेकिन अगर बाई चांस अपोजिट फेज में पहुंच गए, एक उठ रहा था और एक गिर रहा था, तो दोनों माइनस करके क्या कर देंगे? का। अब ऐसी घटना अगर सेम एम्पलीट्यूड में की जाए तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए 10 का एम्पलीट्यूड इसका भी है और 10 का इसका भी है, दोनों पहुंचे और सेम फेज में पहुंच गए, सेम फेज को कितना बना देंगे? 20 सेम फेज में। तो जितना 10 का एनर्जी था और ये भी 10 का सेम फेज में आ गया, सेम फेज में आया तो कितने करने लगे? 20
इसका पहले 10 की एनर्जी थी, अब कितनी की एनर्जी हो गई? चमक बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। लेकिन अगर मिलते समय कहीं अपोजिट फेज में मिल गए, ये 10 से नीचे जाने को बोल रहा है, ये 10 से ऊपर जाने को बोल रहा है, पार्टिकल चल नहीं पाएगा, उसकी एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगी, और एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगी तब वहां अंधेरा हो गया। अच्छा, ये काम कब हो रहा है? जब एक ही मीडियम में दो लाइट वेव चल रहे हैं। सिंगल वेव से ओवरलैपिंग होगा नहीं, मतलब इंटरफेरेंस लाइट के एक वेव से नहीं, दो वेव से होते हैं। जब लाइट के दो वेव रट करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उनके म्यूचुअल ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो आप समझ पा रहे हो कहां बढ़ेगी? जहां पे सेम फेज में ओवरलैपिंग होगी, और कुछ पॉइंटों पर इंटेंसिटी 0 हो जाती है। कहां 0 हो जाएगी? यही मतलब साफ देखा जाए कि दो बल्ब जला देने पर कुछ पॉइंटों पे लाइट बढ़ जाएगी, रोशनी बढ़ जाएगी, जबकि कुछ पॉइंटों पे अंधेरा हो जाएगा। एक बल्ब जलाओगे पूरा रूम उजाला, दो बल्ब जलाओगे तो रूम में बहुत जगह अंधेरा हो जाएगा। अगर ऐसा दूसरे को मत बताना कि एक बल्ब जलाओ तो ज्यादा उजाला, दो बल्ब जलाओ तो अंधेरा, तो आपको क्या कहेंगे? पागल कौन है? वो जानने के लिए उन्हें पढ़ाई करना पड़ेगा। मतलब शिक्षा एक अलग चीज होती है। आप दो कैसे हो रहे हैं समझ पा रहे हो? दोनों के वेव जब सेम फेज में मिल रहे हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, क्योंकि एनर्जी तो एम्पलीट्यूड ही है ना। पार्टिकल ज्यादा कूदेगा, ज्यादा एनर्जी, कम कूदेगा, कम एनर्जी, रुक जाएगा, कोई एनर्जी नहीं। लेकिन जब दो लोग मिले और दोनों सेम फेज में मिले तो ज्यादा कूदा दिए, मतलब एनर्जी बढ़ा। लेकिन जब अपोजिट फेज में मिले तो चलने ही नहीं दिए, उसे वाइब्रेट ही होने नहीं दिए, मतलब वहां पे एनर्जी क्या हो गई? 0। और ये पूरी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? When the two light waves travel in a medium, then after overlapping to each other, few points have the maximum intensity, but few points have no intensity or minimum intensity, and the whole phenomena of light is called interference of the light. The points which have the maximum intensity is called constructive interference, and which has 0 or minimum intensity is called destructive interference. There are two types of interference. First, the interference in which the same phase and achieve the maximum intensity is called constructive interference. And second, when the both light meets at a point on opposite phase, then it has the minimum or 0 intensity, that is called destructive interference. बट ये बात जब लोगों ने बताया लाइट्स के बारे में तो लोगों को बिलीव तो होगा नहीं, क्योंकि लोग तो देखना चाहेंगे। आप ही से कोई कहेगा तो आप बोलोगे सर दिखाइए कहाँ ज्यादा कम हो रहा है, कहाँ अंधेरा हो रहा है। इसके लिए यंग सर ने प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंटों को बताते हैं। ये कहना है कि जब आपके पास S1 और S2 दो सोर्सेस होंगे और दोनों से वेव रद्द करेंगे, मान लीजिए इस वेव का इक्वेशन है y1 = a1 sin ओमेगा t प्लस phi1। पढ़े हो ना इक्वेशन? वेव इक्वेशन। a1 इज द एम्पलीट्यूड और phi1 इज द फेज। फेज तो आपको पता होगा, द कंडीशन की वाइब्रेशन आप कहां पे हो, वाइब्रेशन जैसे पेंडुलम करता है कि नहीं। अब पेंडुलम यही है तो 0 फेज पे है। यहां गया 90, यहां 180, 270, 360, एक साइकिल बोलो। वेव पे देखो 0 होता है 90, 180, 270, 360, दैट इज द वन साइकिल। वेव का वन साइकिल। तो फेज आपको बताएगा कि आप अभी कहाँ हो। जैसे कहते हैं ये वेव अभी 90 पे है, मतलब वो यहाँ पहुँच चुका है, 180 पे है, यहाँ पहुँच गया, 270 पे है, यहाँ पहुँच गया, 360 यहाँ है, 0 शुरू पे है। आपने फेज के बारे में करंट में भी एसी सर्किट में पढ़ा था। कहीं वोल्टेज 90 आगे चल रहा है, कहीं वोल्टेज 90 पीछे चल रहा है, कहीं वोल्टेज साथ में चल रहा है। हर सर्किट में साथ में चल रहा था, सी में पीछे चल रहा था, तो ये 90 आगे चल रहा था वोल्टेज। ऐसे कंडीशन में मान लीजिए यहाँ से वेव आ रहा है, वेव ये भी वेव है, तो ये कह रहा है हमारा इक्वेशन है y2 बराबर a2 sin ओमेगा t प्लस phi2। एक बल्ब यहाँ लगा है लाइट सोर्स S1, एक बल्ब यहाँ लगा है लाइट सोर्स S2। दोनों अपने अपने वेव क्रिएट कर रहे हैं। अब बताओ जो पॉइंट यहाँ टकराया है, जो लड़ गया है, अब लड़ने वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम,
पार्टिकल किसकी बात मानेगा? भाई अकेले कोई आया होता और वो कहता हमारा वाइब्रेशन 3 का है, 3 मिलीमीटर का, तो पार्टिकल 3 मिलीमीटर का वाइब्रेशन कर देता। लेकिन दोनों पहुंचे हैं और दोनों के एम्पलीट्यूड अलग है। ये कह रहा है 3 से करना है, ये कह रहा है 13 से करना है। अब तो 3 का माने कि 13 का माने? तो कहेगा अपना अपना फेज बताओ, सेम फेज में मिल रहे हो कि उल्टा फेज में मिल रहे हो कि किसी डिग्री पे मिल रहे हो, किस फेज में मिल रहे हो? हम कहेंगे ए नेट। हमारा जो नेट आएगा हम नेट से करेंगे एंड साइन ओमेगा टी प्लस हमारा फेज जो होगा वो क्या होगा? हाई नेट। मतलब तुम खला में कितने में हो, किस फेज में हो और तुम किस फेज में हो? मान लो ये 0 फेज पे चल रहा है, 0 स्टार्टिंग फेज से, और वो 90 फेज से स्टार्ट हुआ है। तो कहेगा ना तो हमारा 0 होगा ना तो 90 होगा। हम अपना नेट निकालेंगे और जो नेट आएगा उतना होगा। आप एम्पलीट्यूड 5 का दे रहे हो, ये 12 का दे रहा है। ये कहेगा हम ना तो 5 का है ना 12 का। हम जो हमारा रिजल्ट आएगा वो करेंगे। और आपको फार्मूला बता दें, ए नेट बराबर क्या होता है, आपको कैसे निकाला जाता है? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड फाइव नेट कैसे निकाला जाता है? 5 प्लस tan इनवर्स A2 sin 5 अपार्ट A1 प्लस A2। ये दोनों हम यहाँ से निकाल लेते हैं और हम जान जाते हैं कि जो हमारा ओवरलैप हुआ है, जहाँ पे पॉइंट पे दोनों वेव इंटरसेक्ट किए हैं, जहाँ पे टच में आए हैं, वो पार्टिकल ना तो इनका मानेगा एम्पलीट्यूड, ना इनका मानेगा, वो अपना नेट मानेगा। ना इनका फेज मानेगा ना उनका फेज मानेगा, वो अपना फेज मानेगा। यहाँ नेट यहाँ से निकाला जाता है। आपको पता होगा फाई क्या है? फेज डिफरेंस। फेज नहीं है किसी का, ये क्या है? फेज डिफरेंस है बाबू। फेज डिफरेंस बदला है फाई टू माइनस, अगर फाई टू ज्यादा फाई का तो घटा के फेज डिफरेंस। पहले 30 डिग्री पे चल रहा है, 45 पे चल रहा है, तो फेज डिफरेंस 15 का बनेगा। अगर वो 60 पे चल रहा है, वो भी 60 पे चल रहा है, फेज डिफरेंस 0। वो 90 पे चल रहा है, 60 पे चल रहा है, फेज डिफरेंस 30। फाई और फाई टू नहीं है, फाई टू माइनस फाई वन, बड़ा में से छोटा घटा ले। क्लियर? और यही अब ध्यान देगा, ये तो आप पहले सुना। अब जहां पे बात करें फेज डिफरेंस एंड पाथ रिलेशन, क्लास 11th में होता है, वेट करते हैं, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पढ़े होते हैं क्लास 11 में वेव थ्योरी पढ़ाई होगी तो जानते हैं। एक रिलेशन होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई टू डेल्टा फाई, जहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होता है? पाथ डिफरेंस। ये क्या होता है? इसको हम समझा दें आपको क्या चीज है। आपको पता होगा कि जब दोनों सेम फेज में चलेंगे तो सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे कि नहीं? सेम इंटरवल में। लेकिन अगर उनका फेज अलग अलग होगा था, उनका फेज अलग अलग होगा था, वो अपने अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि पेंडुलम जब 0 पे होता है तो इस समय वेलोसिटी सबसे हाई होती है, ज्यादा ज्यादा वेलोसिटी रुक जाता है, फिर आता है तो फिर तेज होता है, झूला झूलो, फिर यहाँ जाके रुक जाता है, फिर वापस आता है तो यहाँ तेज होता है। मतलब बीच में वेलोसिटी ज्यादा होती है किनारों पे। अब दोनों लोग सेम फेज में हो, दोनों सेम बीच में हो, सेम फेज में चलेंगे तो जितना टाइम में तुम कवर करोगे जितना, उतने सेम में भी कवर करेगा। लेकिन अगर फेज में डिफरेंस आ गया और मान लो ये अभी 1 सेकंड इधर से इधर गया है, जबकि वो 1 सेकंड इधर से इधर आया है, तो इसकी स्पीड यहाँ तेज थी, तो 1 ही सेकंड में ये ज्यादा चला होगा और वहां स्पीड 0 हो चुका होता है, तो वो अपने 1 सेकंड में मान लो 0 0 दोनों है, 0 से 90, 180, 270, 360, 0 90 ऐसे चल रहे हैं।
वेव मोशन ऐसे तो हो रहा है पेंडुलम की तरह। अब इस कंडीशन में जब दोनों 0 0 से तो ठीक है, लेकिन एक 0 से है और एक कहीं पे पहुंचा है अब वापस आ रहा है, तो ये 1 सेकंड में जितना चलेगा और ये जितना 1 सेकंड में चलेगा, दोनों में अंतर आएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा है और यहाँ स्पीड बहुत कम है। ऐसे कंडीशन में जब फेज में डिफरेंस आता है तो उनके पाथ में भी डिफरेंस आ जाता है, चलने वाले डिस्टेंस में भी डिफरेंस आ जाता है। कितना आता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब लिखते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव, किस इंटरफेरेंस के लिए? फॉर कंस्ट्रक्टिव। क्या? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? ऐसा इंटरफेरेंस जहां पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है। जब दो लाइट वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं, ओवरलैप करने के बाद उनके रिजल्टेंट आ रहे हैं, तो कुछ पॉइंटों पे इंटेंसिटी बढ़ जा रही है और कुछ पॉइंटों पे इंटेंसिटी घट जा रही है। जहां बढ़ रही है उसी को तो कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, और जहां घट रही है वहां कुछ जगह पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है, अर्थात एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाती है मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसी को कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। और एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ेगी कब? जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है एनर्जी। एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा तभी तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। मतलब हमें कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना पड़ेगा? एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होनी पड़ेगी। क्या होनी पड़ेगी? मैक्सिमम, क्योंकि जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा तभी आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब वहां ज्यादा चमकेगा, ज्यादा रोशनी हो जाएगी, मतलब वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। और वो मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों सेम फेज में होंगे, 5 इधर से भी 5 इधर से भी उठा दो 10, तभी तो, या तो 5 इधर और 5 इधर सेम फेज, तभी होगा। मतलब सेम फेज में होंगे तब क्या हो जाएगा? A1 प्लस, मान लो ये 3 से करते आ रहा है, ये 5 से करते आ रहा है, दोनों सेम फेज में मिलेंगे, सेम फेज में जस्ट उठाएंगे तो वाइब्रेशन ज्यादा मिलेगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलेगा, सो इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी, और जब इंटेंसिटी ज्यादा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड ज्यादा तभी होगा जब फेज सेम मिलेगा, और फेज सेम मिलेगा तो दोनों के एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं, मतलब A1 प्लस A2 आना चाहिए। और फॉर डिस्ट्रक्टिव क्या पढ़ रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? जहां पे इंटेंसिटी डाउन हो जाए, लो हो जाए, कुछ ऐसे पॉइंट है, ऐसे जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? ए मिनिमम मिलेगा, कम से कम एम्पलीट्यूड मिले। अब कम से कम कितना मिलेगा? जब दोनों एक दूसरे को उल्टा हो गए तब घटेगा। ये 5 का कह रहा था, ये 3 का घटवा दिया तो 2 बचा ना, या 5 का ऊपर 5 है घटवा दिया, 0 हो गया, खत्म हो गया, तो A1 माइनस। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और इंटेंसिटी तभी ज्यादा होती है जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कम होती है, वो कब तभी होती है क्योंकि एम्पलीट्यूड कम होता है। एम्पलीट्यूड कम होगा तभी तो। अब हमारी बात को ध्यान से देखना, हम लोग को जो समझ में आता है ना, जो मैं जैसे आवाज बोले ध्वनि की ग्रिल साउंड, ये साउंड की तुम क्या समझ रहे हो? एनर्जी। ज्यादा एनर्जी से चिल्ला रहे हैं तो तुम्हें तेज सुनाई देगा, कम एनर्जी से सुनाई दे देता धीरे। बल्ब जब तेज जलता है तो ज्यादा चमकता है, जब धीरे जलता तो, मतलब हम लोग को जो फीलिंग आती है वो एनर्जी की आती है। ज्यादा एनर्जी रहेगा तो ज्यादा फील होगा, कम एनर्जी रहेगा तो कम फील होगा। लेकिन एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पर। जहां ज्यादा इंटेंसिटी होती है वहीं ज्यादा एनर्जी होता है। हमें तो समझ में एनर्जी आती है, लेकिन एनर्जी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, एंड इंटेंसिटी डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के हिसाब से इंटेंसिटी एनर्जी होता है, तो इंटेंसिटी के हिसाब से एनर्जी। समझ में तो हमें एनर्जी आता है, काम देख रहे हैं कि पार्टिकल कूद रहा है, हमें तो समझ में यही आ रहा है कि ज्यादा चमक रहा है या कम चमक रहा है। लेकिन ये जो ज्यादा कम एनर्जी हमें समझ में आ रहा है, एनर्जी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, वहां ज्यादा इंटेंसिटी है, कम इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी अपॉन डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, वहां ज्यादा का एम्पलीट्यूड है या कम का एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड डिपेंड ऑन फेज डिफरेंस। कैसा मिल रहे हो? सीधा एक साथ मिल रहे हो या उल्टा मिल रहे हो? मतलब एम्पलीट्यूड डिपेंड ऑन फेज डिफरेंस, तो पूरा का पूरा इंटरफेरेंस तो फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि फेज जब सेम मिलेगा तभी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, और
फेज डिफरेंस अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड घट जाएगा, तो इंटेंसिटी घट जाएगी, तो एनर्जी घट जाएगी, तो हमें कम महसूस होगा और कम चमकेगा। अब हमें अगर मैक्सिमम लाना है तो क्या करना पड़ेगा? मैथ वाले जानते होंगे, साइन हो या कॉस हो, इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन हो या कॉस, और साइन कॉस का अगर हम यहाँ नीचे ग्राफ खींच दे तो कॉस का ग्राफ आपने अक्सर ऐसे पढ़ा होगा, पढ़े हो क्या? ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ऐसे चलता है क्या? ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, ये 4 पाई। ध्यान से देखो, ये कास का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? कास का। और हम जानते हैं कि हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर चाहिए तो हमें एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा करना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? फेज डिफरेंस पे। जब तक फेज डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा तब तक एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं हो पाएगा। और फेज डिफरेंस ज्यादा मतलब कास पाई का वैल्यू ज्यादा कब होगा? जब वो 0 पे रहेगा, जब वो पाई पे, वो 2 पाई पे रहेगा, ज्यादा वाले ऊपर प्लस से, मतलब इसके लिए जो फेज डिफरेंस है, जो पाई की वैल्यू है, वो या तो 0 रहे, या तो 2 पाई रहे, या तो 4 पाई रहे, या तो 6 पाई रहे, या तो 8 पाई रहे, तब हमें कास की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। कास की वैल्यू जब ज्यादा मिलेगी तो हमें एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलेगा, तब इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी, तब एनर्जी ज्यादा मिलेगा, तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। और जब जब आपका यही फेज पाई मिलेगा, तो देखो सबसे नीचे आ गया ग्राफ, जब 3 पाई मिलेगा, जब पाई मिलेगा, जब 3 पाई, जब 5 पाई, जब 7 पाई, जब 9 पाई, तब आपके कास की वैल्यू -1 हो चुका है नीचे। और जब सबसे कम, आपने पढ़ा ना, कास थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, रेंज -1 से +1। तो जब जब ये -1 हो चुका होगा, नीचे हो चुका होगा, तब तब आपके कास की वैल्यू सबसे कम हो चुकी होगी। जब फेज कम तो एम्पलीट्यूड कम, एम्पलीट्यूड कम तो इंटेंसिटी कम, इंटेंसिटी कम तो एनर्जी कम, एनर्जी कम तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये दोनों होगा कुछ जगहों पे, जहां जहां ये वाले फेज डिफरेंस मिलेंगे तहां एनर्जी बढ़ जाएगी, जहां जहां ये वाले फेज डिफरेंस मिलेंगे तहां एनर्जी घट जाएगी। जहां बढ़ा हुआ कंस्ट्रक्टिव, जहां घटा हुआ डिस्ट्रक्टिव, और जब पूरा घटना हो गया इंटरफेरेंस। यही बात, कहीं बढ़ना कहीं घटना, कहीं बढ़ना कहीं घटना, यही तो है इंटरफेरेंस। कि जब दो लाइट वेव चलते हैं तो कुछ जगहों पे ज्यादा होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, और कुछ जगहों पे कम होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। और इसी बात को तो हम इंटरफेरेंस कहते हैं। क्यों होता है? कुछ जगहों पे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहां फेज सेम हो जाता है, उनकी फेज सेम आ जाती है, और कुछ जगहों पे फेज अपोजिट हो जाती है, इसलिए वहां डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। क्या ये था? तो इसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं? क्लास हमें 11th में पढ़ाया गया है, डेल्टा एक्स हम फार्मूले में डाल के निकाल लेंगे। जब ये फेज डिफरेंस 0, यहाँ 0 डालोगे 0 का पूरा डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब यहाँ 2 पाई डालोगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लेम्डा आ जाएगा। जब यहाँ से 4 पाई डालोगे तो 2 पाई से 4 पाई में काटोगे 2 आएगा, 2 बड़े लेम्डा, फुल लेम्डा आएगा। जब 6 पाई डालोगे 3 लेम्डा आएगा, 4 लेम्डा आएगा, डॉट डॉट डॉट। मतलब ये रहे आपके फेज डिफरेंस और ये रहे आपके पाथ डिफरेंस। किसके लिए? और इसी तरह से ये रहा आपका फेज डिफरेंस और ये रहा पाथ डिफरेंस। किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव के लिए। आप थोड़ा सा रिलेटिवली सोच के देख लो। डेल्टा एक्स का मान जब पाई डालोगे, पाई से पाई कटेगा, लेम्डा बाई 2 आएगा। जब 3 पाई डालोगे, पाई से पाई कटेगा, 3 लेम्डा बाई 2 आएगा। 5 लेम्डा बाई 2 आएगा, 7 लेम्डा बाई 2 आएगा। इस तरह के अगर पाथ डिफरेंस मिल रहे हैं आपको तो पता चल जाना चाहिए कि ऐसे पाथ डिफरेंस मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव होगा, ऐसे पाथ डिफरेंस मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव होगा। मतलब चाहे फेज से निकालो, फेज डिफरेंस ये और पाथ डिफरेंस ये, क्योंकि फेज और पाथ सेम चीज है। जब फेज में डिफरेंस आता है तो पाथ में डिफरेंस आता है, जब फेज में डिफरेंस आएगा तो पाथ में डिफरेंस आएगा। अब फेज में अगर डिफरेंस ऐसा है, मीनिंग पाथ में डिफरेंस ऐसा है तो डिस्ट्रक्टिव होगा, और अगर फेज में ऐसा है या पाथ में ऐसा है
यंग सर ने बोला कि चलो बताते हैं कि इस चीजों को लोग कैसे देख पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। उन्होंने एक प्रयोग किया जिस प्रयोग का नाम रखा गया YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, साथ में क्या बोलते हैं यंग सर ने कहा कि यार लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हम तो बात कह रहे हैं कि एक बल्ब से लाइट पूरे रूम में रहती है लेकिन दो बल्ब जलाओ तो कुछ जगह का अंधेरा हो जाता है, ये बात अगर समझ नहीं पा रहे तो हम दिखाते हैं। चलो दिखाते हैं कैसे उन्होंने दिखाया। ये बोले कि हमें कोहेरेंट सोर्स की रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज द कोहेरेंट सोर्स? कोहेरेंट सोर्सेस वो लाइट सोर्सेस होते हैं जिससे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होता है। उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और उनका फेज सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी भी सेम और फेज भी सेम। मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा कूद रहे हो कि कम कूद रहे हो, ये कूदना तो एम्पलीट्यूड है। तुम कम ज्यादा एम्पलीट्यूड ले लो, तुम 2 का एम्पलीट्यूड ले लो, तुम 10 का एम्पलीट्यूड ले लो, 10 से जंपिंग मारो, ये 2 का मार रहा है, हमें नहीं दिक्कत है, एम्पलीट्यूड में दिक्कत नहीं है। बट फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में कंप्लीट किए गए साइकिल्स, 1 सेकेंड में अगर तुम 10 बार कूदे हो तो तुम ही कितना बार 10 बार, मतलब तुम ज्यादा कूद रहे हो, तुम्हारे पास एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसके पास एम्पलीट्यूड, तो वाइब्रेशन में थोड़ा अंतर आएगा, ये ज्यादा करेगा और थोड़ा करेगा। लेकिन जो नंबर ऑफ साइकिल है पर सेकेंड, अगर ये 1 सेकेंड में 4 बार किया छोटा कम हाइट के साथ, तो ये इसको भी 4 बार करना है 1 सेकेंड में, मतलब इसकी भी फ्रीक्वेंसी 4 और इसकी भी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज सेम हो। ये नहीं कि पहला अभी ऊपर उठा है तो तुम अभी नीचे हो, ये गिर रहा है तो तुम उठ रहे हो, इस तरह नहीं। मतलब झूला इस तरह नहीं कि झूला भी यहाँ पहुंच चुका है तो ये झूला जा रहा है, ये लौट रहा है तो ये जा ही रहा है, ये यहाँ पहुंच गया तब ये लौट रहा है, इस तरह नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह नहीं, ऐसे सेम फेज, मतलब सेम फेज। ठीक है ना? ऐसा आपको कंडीशन कहाँ मिला था जब आर सर्किट पढ़ाए थे? द आर सर्किट में वोल्टेज और करंट को देखो 7, बस अलग की बात है कि वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, ऊपर चलता है, और करंट का एम्पलीट्यूड साथ चलता था, दोनों साथ चलते थे, तरह से दोनों गिरते थे, कोई आगे पीछे नहीं। अलग जो एल सर्किट और आर सर्किट में आपने देखा था कि एल में वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा था जबकि सी में 90 पीछे चल रहा था, लेकिन आर सर्किट में दोनों सेम फेज में चल रहे थे। तो आपके एम्पलीट्यूड घट बढ़ सकते हैं, इससे हमें नहीं दिक्कत है, एम्पलीट्यूड कम ज्यादा ले लो, एनर्जी आपकी कम ज्यादा हो, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज अगर सेम है तो ऐसे सोर्सेस को क्या बोलेंगे? तो इन्होंने 2 बल्ब ले लिया पहली बार। ये बोले कि अगर 2 बल्ब लेते हैं, अगर ऑन करेंगे तो दोनों में डिफरेंस आ सकता है, हो सकता है पहले जल्दी ऑन हो जाए और दूसरा थोड़ा लेट में ऑन हो, तो पहला तब तक निकाल देगा, वेव निकाल देगा ना पहला, और दूसरा थोड़ा 1 सेकंड देर होगा तो 1 सेकंड बाद निकालेगा, तो दोनों के फेज में अंतर आ जाएगा कि नहीं? भाई एक झूला चल दिया, एक झूला अब जाके चला, तो दिक्कत आएगी कि नहीं? दोनों सेम चली तब तक फेज सेम रही। ऐसे कंडीशन के लिए उन्होंने सिर्फ एक लाइट जलाया। कितना लाइट जलाया? ये रहा उनका लाइट, यस। लेकिन प्रॉब्लम में तो फंस गए क्योंकि ये एक लाइट से इंटरफेरेंस होता है नहीं, एक लाइट से जब वेव क्रिएट होता है तो चारों तरफ वेव फैल जाता है और कहीं पे भी कोई ओवरलैपिंग सेटिंग नहीं होती है, मतलब सब वायलेट करते हैं, सब पे इंटेंसिटी होती है, सब पे एनर्जी होती है। तो इन्होंने किया क्या? आगे उन्होंने एक स्क्रीन लगाया। क्या लगाया? स्क्रीन, पर्दा, और उन्होंने यहां से साइमेट्रिसिटी पर, तो मान लो ये पॉइंट यहां आ रही है, टारगेट इसको सेंटर बोल दो, सी क्या है, तो यहां से जितना डिस्टेंस पे इधर उतने डिस्टेंस पे इधर, 2 जगह पे या समान और S2 2 स्लिट किए। 4 स्लिट में इतना बताया था ना, किसी भी स्क्रीन पे एक सुई चुभा दोगे तो क्या बन जाएगा? छेद। इसको होल्ड करते हैं, स्क्रीन है, इसके माने पर्दा, थिनलेंस का पर्दा, और मैं अगर सुई चुभ हो तो सुई से का बनी? छेद। एक पत्ती लेके से चीर देवो तो क्या बने? झिल्ली, स्लिट, हिंदी में झिल्ली और इंग्लिश में, तो ये होल नहीं हुआ, ये छेद नहीं करा है, ये पर्दा है ऐसे, और पर्दे में पत्ती से चीरा गया है 2 जगह, समझ में आया? स्लिट
क्या होता है? स्लिट मतलब आपने देखा होगा जब कपड़ा वपड़े से कहीं से एक धागा निकल जाए, एक धागा, तो देखो इसे नीचे गैप हुई है पूरा लाइन के पार तक है, उसी को क्या बोलते हैं? स्लिट बोलते हैं। तो जब इसने डबल स्लिट बनाई, अब बताओ जब हम बल्ब को यहाँ ऑन करेंगे और अगर ये डिस्टेंस इक्वल है, अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो सेम टाइम पे लाइट पहुंच जाएगी कि नहीं? तो क्या वो सिमेट्रिक लिए हैं, बराबर लिए हैं? तो बल्ब तो एक ही था, लेकिन उससे जो स्क्रीन लगा था इक्वल डिस्टेंस पे दो स्लिट लिए गए थे, स्लिट। अब यहां से जैसे बर्बाद किए, दो वेव्स चले और चूंकि इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेते, तो जब ये यहां पहुंचा तब तक ये भी यहां पहुंच चुका होगा कि नहीं? अगर 20 चक्कर ये करके यहां ऊपर उठा होगा तो 20 चक्कर करके ये भी यहां ऊपर उठा होगा कि नहीं? मतलब सेम फेज में होंगे कि नहीं? इक्वल डिस्टेंस कवर किए हो आप, तो इक्वल डिस्टेंस की हो तो क्या ऊपर नीचे रहोगे? सेम टाइम में पहुंचोगे, क्योंकि स्पीड सेम है तो सेम टाइम में पहुंचोगे और सेम फेज के साथ पहुंचोगे। मतलब डेसिमल रेशियो दो बल्ब की तरह काम करेंगे कि नहीं? दो बल्ब की तरह काम करेंगे कि नहीं? यहां से लाइट निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अरे पर्दा लगा है, पूरा लाइट चली जाएगी? नहीं, सिर्फ दो जगह से लाइट आएगी, एक यहां से आएगी और दोनों के फेज सेम होंगे कि नहीं? क्योंकि साइमल्टेनियस पहुंचे हैं, एक साथ पहुंचे हैं, एक ही बल्ब से जलाया गया है, एक बल्ब से साथ में निकले होंगे, साथ ही में पहुंचे होंगे क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर किए हैं, तो सेम फेज में पहुंचना और सेम इंटरवल में पहुंचना, सेम स्पीड के साथ पहुंचना और सेम फ्रीक्वेंसी से निकला होगा। एक ही बल्ब से निकलोगे तो अलग फ्रीक्वेंसी थोड़ा ना निकल पाओगे, लाल कलर ये होगा तो लाल कलर ये भी होगा। अब बताओ ये दोनों जगह से निकलने वाला लाइट कोहेरेंट है कि नहीं? कोहेरेंट सोर्स वही होता है जहां से सेम फेज का निकले और सेम फ्रीक्वेंसी का निकले। तो एक ही बल्ब से निकला तो लाल यहां गया होगा तो क्या हरा आएगा? लाल ही आएगा, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। और जितने टाइम में यहां पहुंचा होगा उतने टाइम में यहां पहुंचा होगा, तो फेज भी सेम। आगे एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिए, फिर सामने लाइट यहां से निकलेगी कि नहीं? लाइट वेव बन के निकलेगी, वेव मतलब वही लहर। क्या दोनों लहर एक दूसरे में टकराएंगी कि नहीं? अरे ऐसे 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 लहर बनेगा। खेत देखो, खेत में पानी चलाते समय एक बार काट दो, पानी गिरा करती तो दोनों पनिया को टकरा कि नहीं? अरे बाद में टकराया कि ये फैलेगा। एक पकड़े दो कंकड़ मारो, दुई वेव बनी, दोनों गोलवा जब इसे बढ़ी तो में तुम एक दूसरे चढ़ जाएगी नहीं? उसी को कह रहे हैं टकराना, ओवरलैप्स करना। ओवरलैपिंग होगी कि नहीं दोनों जगह से? इहू से निकला तो वेव, इहू से निकला तो वेव, तो वेव और वेव अगर टकराया फिर ये बात हुआ। अगर सेम फेज इस फेज में हुआ तो तुरंत वहां चमक बढ़ेगा, इस फेज में हुआ तुरंत वहां पे चमक घटेगी, मतलब कहीं कहीं चमकने लगेगा और कहीं कहीं नहीं चमकेगा। उसने बताया कि बाबू यहाँ पे आके थोड़ा सा देख लो तो एकदम इसी सिखाई पे यहाँ पे जब वेव यहाँ पहुंचेगा, ये वेव आ रहा है करंट, लाइट में समझना, वेव ला रहे हैं ऐसे गिरते चढ़ते हुए, और जब दोनों वेव यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं? और जब इक्वल डिस्टेंस में पहुंचेंगे तो यहाँ सेम फेज में पहुंचेंगे या अलग अलग फेज में पहुंचेंगे? और जब सेम फेज में पहुंचेंगे तो उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो। सेम फेज माने 60 डिग्री की हो तो 60 भी हो, मतलब फेज डिफरेंस, और जीरो हुआ तो कौन सा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? जीरो पे तो कंस्ट्रक्टिव होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे ब्राइट होगा या डार्क? चमकेगा, ब्राइट होगा, क्योंकि वहां पे फेज डिफरेंस जीरो आ रहा है, सेम फेज में मिलेगा। लेकिन जो यहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, तो ये तो ऐसे यहाँ तक पहुंचा होगा और ये यहाँ तक पहुंचा होगा, सेम डिस्टेंस कवर किए हैं। ओहो, यहाँ पे तो इसने कम डिस्टेंस कवर किया है जबकि ये डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है, तो पाथ में डिफरेंस आ गया कि नहीं? चेक कर लेते हैं। हम इसमें से परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं, परपेंडिकुलर। आप बताओ जितना यहाँ से यहाँ चला, जितना यहाँ से यहाँ चला, इक्वल है कि नहीं? तो ये इतना ज्यादा हो गया इसका, इसको हम A मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, इसे हम T मान लेते हैं, ये तो C नहीं आ गई, यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से देखो इस फिगर्स को, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर ऐसा आएगा जब इनके बीच, अभी तो पाथ में कोई डिफरेंस नहीं था, पाथ में कोई डिफरेंस नहीं था, तब तो चमका था। फिर कभी ऐसा आएगा जब पाथ में लेम्डा का डिफरेंस आएगा, तब भी वो कंस्ट्रक्टिव होगा। जब आगे और बढ़ेगा तो
डिस्ट्रक्टिव डार्क। और जब जब लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा का डिफरेंस मिलेगा तब तब क्या मिलेगा ब्राइट, मतलब चमक कंस्ट्रक्टिव। देखा गया ब्राइट के बाद एक डार्क मिलता है, फिर ब्राइट मिलता है, फिर डार्क मिलता है, फिर ब्राइट मिलता है, डार्क ब्राइट कॉन्टिन्यूअस इस तरह के पैटर्न मिल जाते हैं। जैसे कि आपने एलजेब्रा जेब्रा क्रॉस पे अक्सर देखा होगा, रोड पे जेब्रा क्रॉस जो बनाया जाता है, वो सफेद काला सफेद काला सफेद काला पट्टी मिलती है नहीं, पट्टी क्या बन जाती है, ये पर्दा है, वो सामने पर्दा लगा है, पर्दे पे काली पट्टी चमकती पट्टी, फिर काली पट्टी काली अंधेरा, फिर चमकेगा, फिर काला, फिर चमकेगा, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। और यंग सर ने करा के दिखा दिया कि देख लो आपके इंटरफेरेंस हो रहा है, कुछ जगह पे लाइट ज्यादा चमक रही है और कुछ जगह पे लाइट, मतलब पर्दे पे कुछ विड्थ में, कुछ चौड़ाई में, कुछ रीजन में ज्यादा चमक आ रही है और कुछ में कम आ रही है। जहां ज्यादा आ रही है उसे वो ब्राइट कह रहे हैं, तो ज्यादा कम आ रही है उसे वो डार्क कह रहे हैं। और ये कंटिन्यू अल्टरनेट मिलता जा रहा है, पूरे पर्दे पे काला हरा काला सफेद की पट्टी बन रही है। इन पट्टियों को नाम दिए, एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोले, फ्रिंज, क्या बोले, फ्रिंज, क्या नाम दिए, फ्रिंज। पट्टी को उन्होंने फ्रिंज बताया। जैसे ये पटरा लगा कि नहीं, ये पटरा चमक रहा है, ये नहीं चमक रहा है, फिर ये चमक रहा है, फिर ये नहीं चमक रहा है, ये चमक रहा है। अब ये पर्दे पर से खड़ा कर दो, तो इन्होंने एक एक पर्दे को क्या बोला, फ्रिंज, और बोले कि आप फ्रिंज बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, फ्रिंज। फिर कहे कि ठीक है, आप लोग तो इंटरफेरेंस देख ही लिए, हम आपको दिखाए कि लाइटों का कुछ जगह इंटेंसिटी बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, लेकिन अब फिर आपको कैलकुलेट भी करवा देते हैं। हमें पता करना है कि हमारा दूसरा चमकने वाला कितने दूरी पे है, यहाँ सेंटर से कितने दूरी पे है, पहला चमक दूसरा चमक, ये कितने दूरी पे है, 10वां चमक कितने पे होगा, 40वां चमक कितने पे होगा, ब्राइट होगा, नीचे चौथा डार्क कहाँ होगा, 6वां डार्क कहाँ होगा, 20वां डार्क कहाँ होगा, पहला डार्क कहाँ होगा, ऊपर पहला डार्क कहाँ होगा, नीचे 5वां ब्राइट कहाँ होगा, नीचे ऊपर 7वां ब्राइट कहाँ होगा। किसी को जानने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हम बताते हैं कि क्या फार्मूला उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल अल्टरनेट एंगल है, उसको समझना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मान लीजिए दोनों परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं, हमारी बोलिया, अगर हम इसको ऐसे टांगे तो जितना एंगल ये टांगो उतना एंगल ये अधिक बारीक नहीं, ध्यान से देखना, समझ में? जैसे मान लो ये 90 है, तो ये तो उठेगो तो हाइगो तो टेढ़ हो इसे, अब जेड के ऊपर उठेगो तो नहीं तो टेढ़ हो जाएगा नहीं। ये वाला चीज यार अगर थीटा उठा दोगे तो ये वाला थीटा टेढ़ हो जाएगा कि नहीं, समझ पाए कहां से वो डालो। अभी दोनों हमारी उंगली 90 पे है, अगर इसको हम ऐसे उठाएंगे तो हाइगो उठ जाएगी, कैसे दोनों तो इस 90 है ना, अभी थीटा उठेगो तो ये थीटा पे दिख रहा है कि यहाँ लाइनिया से, अभी तो ऐसे है, तो थीटा उठेगो तो ये थीटा पे दिख रहा है, जितना ऐसे ही उठी उतना ये ऐसे हटी, अगर ये ऐसे थीटा उठा तो ये ऐसे थीटा हटी क्या है, दोनों ट्रायंगल का नाम बताओ, फिर साइन थीटा निकालो। ट्रायंगल इसका नाम क्या होगा, S1 S2A, इस ट्रायंगल को देख रहे हो, S1 S2A राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, थीटा के सामने जो होता है S2A, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसमें थीटा के जो सामने होगा वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 90 डाला गया है, यह समझ गए, ये तो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यार 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, और थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, बाय में पड़े होंगे, क्लियर। अब हम आते हैं एक ट्रायंगल और उठाते हैं, ये वाला ट्रायंगल देख लो, कैपिटल लेने वाला C O P, COP, उसमें भी साइन थीटा में बताओ, थीटा के सामने PO ये तो होगा, P से लेके O यही तो है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और यहाँ 90 के सामने हाइपोटेनस, अरे
अरे यार इसमें हाइपोटेनस का काम यही तो करेगा। परपेंडिकुलर पीओ या ओपी बाई हाइपोटेनस किसके इक्वल होगा? साइन थीटा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल में तो साइन थीटा बनता है, दोनों ही साइन थीटा बनेगा। यहाँ पे दोनों को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखें, इनका एक साइड इक्वल है कि नहीं? राइट साइड दोनों का इक्वल है कि नहीं? तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा कि नहीं? मतलब ओपी बटे सीपी बराबर हो जाएगा किसके? S2A बटा ओपी क्या है? अब ध्यान से भी देखना, हम लोग क्या करते हैं, दोनों सिलिंडरों के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी से सपोज करते हैं। किससे? स्मॉल डी। दोनों स्क्रीन के बीच को कैपिटल डी, स्क्रीन दोनों स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस को कैपिटल डी। अब ध्यान से देखना, ओपी क्या होगा? ओपी क्या है? हम लोग अगर देखिए ओपी है ना, मान लेते हैं हमारा ये पोजीशन क्या है? एक्स। सेंटर से कितना पोजीशन है? एक्स। तो ओपी को क्या मान लें? एक्स डिवाइड कर सीपी इक्वल S2A। S2A तो ये है पार्ट डिफरेंस, और S1 S2 क्या है? If P is very close to B, then CP tends to CB। ये कह रहा है कि अगर आप इतना ऊपर ना ले जाओ, P को थोड़ा सा खींच के और कम दूरी पे ले जाओ, तो जैसे जैसे P को डाउन करोगे, O के क्लोज भी करोगे, तैसे तैसे ये CP वाला लाइन नीचे भागेगा कि नहीं? अब तो यहाँ नहीं मिलाओगे ना, तो यहाँ मिलाओगे ना, और जब जैसे जैसे इसे क्लोज करोगे तो ये CP किसके इक्वल होने लगेगा? CO के। CP क्या होने लगेगा? CO के इक्वल। मतलब x बटे CP के जगह CO डाल दिए इक्वल टू S2A अपॉन स्मॉल डी, और CO क्या है? डी, कैपिटल डी। CO इधर, तो यस बराबर क्या आया? S2A। ये तो ब्रैकेट में रखना, ये नहीं अलग अलग चीज नहीं, ये पठानतर है, पाथ डिफरेंस है, इनटू कैपिटल डी बाय इट इज द फार्मूला ऑफ इंडक्टेंस। ये बताएगा आपको, यस बताएगा कि तुम्हारा चौथा कहाँ है, पांचवा कहाँ है। तुमने कोई बोले कि सेंटर से बताओ दसवां वाला ब्राइट कितना डिस्टेंस पे है? दसवां ब्राइट। ये तो पहला ब्राइट है ना, सेंटर से पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट, चौथा ब्राइट। समझेंगे यार, पहला ब्राइट लेमडा पे मिल रहा है, 0 तो 1 पिछवा इकट्ठी हो, 0 तो पिछवा लिखो ना, कौन पार्ट डिफरेंस पहला लेमडा मिला, दूसरा 2 लेमडा मिला, तीसरा 3 लेमडा मिला, तो हमें कितना पार्ट डिफरेंस लिख पड़ी? 10 लेमडा डाल दे। कैपिटल डी पता नहीं, स्मॉल डी पता नहीं। कब वो 8वां ब्राइट बताओ, 8 लेमडा डाल दे। कब वो ये पहला ब्राइट किया कितने पे है, तो 2 लेमडा डाल दो। कब वो तीसरा ब्राइट किया कितने डिस्टेंस पे है, तो 3 लेमडा डाल दो। पाथ डिफरेंस तो हम बताएंगे कि नहीं, नीचे और ऊपर बता देगा ना। अब आपको कंस्ट्रक्टिव चाहिए या डिस्ट्रक्टिव चाहिए, उसके लिए हम लोग उसको थोड़ा सा जनरल फॉर्मूला भी लिख लेंगे। तो क्या लिख देंगे आप? लिख दें फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए आपको एक्स की वैल्यू क्या लोगे? आपको पता है ना, कंस्ट्रक्टिव के लिए आपको यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें यही लेना पड़ेगा। और ये लोग को जनरल एन लेमडा कह सकते हैं, नहीं एन लेमडा जनरल फॉर्म में। तो एन लेमडा लेमडा बाई, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इवन नंबर नहीं, 0 1 2 3 ऐसे तो डालते जाओगे, तभी तो ये सब बनते रहेंगे। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो जाएगा? ऑड नंबर लेना पड़ेगा भाई, ऑड नंबर बाई 2। तो ऑड नंबर के लिए क्या लिखोगे? 2n माइनस 1 और बाई 2 इंटू डी लेमडा बाई 2, तभी तो ऑड नंबर आता रहेगा। और यहाँ पे की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1 2 3 4 नहीं नहीं
यहाँ डालो, ये एक डालो, ये लेमडा बाई 2 बन जाएगा। 2 डालो, 2 दूनी 4, 4 में से घटाए 3/2 बना कि नहीं बना? 3 डालोगे, 3 दूनी 6 में से घटा 5/2 आ रहा है कि नहीं? सब आ रहा है। तुरंत बना करना पड़ेगा, तो जनरल फॉर्म वहां से डाल देते हैं। क्लियर? अब आती है कि हमारे पास वहां के बाद यहाँ लिख रहे हूँ जो फ्रिंज बने हैं, विड्थ ऑफ फ्रिंज। फ्रिंज तो आप जान रहे हो ना, जो पट्टियां तैयार हो रही है चमकने ना चमकने वाली, उनकी विड्थ निकाली जाती है। तो उसकी जो लीनियर विड्थ होती है W, उसको हम बोलते हैं d लैम्डा बाई d। यहाँ से कन्वर्ट करेंगे और उसका एंगुलर विड्थ जो होता है वो सिर्फ लैम्डा बाई d। ये क्या है? एंगुलर क्लियर? फ्रिंज क्या समझ पा रहे हो? दो चमकने वालों के बीच का डिस्टेंस, पहला चमक और दूसरे चमक, यहाँ ब्राइट और यहाँ ब्राइट के बीच का सेपरेशन कितने डिस्टेंस में? डेल्टा पट्टी कहलाएगा। पट्टी मतलब वही फ्रिंज, और फ्रिंज की विड्थ जो होगी वो यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। अब चूंकि जैसे ये ब्राइट और ये ब्राइट के बीच के ऊपर क्या बोलेंगे? फ्रिंज। और इसकी जो चौड़ाई होगी, जो यहाँ से यहाँ का सेपरेशन होगा, वही होगी W, निकाल लिया जाएगा। अच्छा, ये दोनों यहाँ पे कुछ एंगल बनाएंगे कि नहीं? जैसे तो यहाँ का डार्क और यहाँ का डार्क, ये दोनों को देखो, यहाँ कुछ एंगल बनाएंगे कि नहीं? उस एंगल को बोलते हैं एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ निकालना तो वहाँ से कैपिटल D हटा देगा, सिर्फ लैम्डा बाई d रखोगे। और अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए तो d लैम्डा बाई d रखोगे। एक डार्क से दूसरा डार्क, या एक ब्राइट से दूसरा ब्राइट, या एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को ये बोलते हैं विड्थ ऑफ द फ्रिंज। और वो कितना एंगल वहां बनाएगा? एंगुलर विड्थ का। क्लियर हो? इसके बाद जो पैटर्न्स होते हैं, इंटेंसिटीज और भी चीजें होती हैं, बट आज के लिए